तुम्हारा नाम क्या बेटा? भव्या। भव्या, क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो पढ़ाई में? कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अभी 9th में हूँ। 9th में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम कहाँ से आना हुआ आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल दिखी एसছেন हैं? কি নাম? রিয়া খাতুন। রিয়া খাতুন। তো ভালো তো? অনেক ভালো, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো, খুব ভালো। চলছে ব্যাপার, চলছে এখানে। তো আজকে চর্চা হবে। तो मैं बंगला बोलने लगा। ना 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 ना, हिंदी नहीं बोलना है, क्योंकि आप सारे लोग, तमाम सारे लोग, ऐसे भाषा को तो मैंने ये माना कि सब एक मीडियम है आप तक हमें पहुंचने का और आपका हम तक पहुंचने का, बस और कुछ नहीं। और वो सबसे सरल मीडियम में ये एक भाषा है। यकीनन तमाम सारे मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आते हैं, डाइवर्सिटी है, वो यही हमारी सबसे ज्यादा बड़ी खूबसूरती भी है और यही हमारी खासियत भी है। उन तमाम सारे लोगों को जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का एक बार फिर से खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, आऊंगा मैं आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा, लेकिन जो कुछ बात करने के लिए लोग आए मैं उनसे जरूर बात करूंगा। नया साल तो आपका शुरू हो गया लगता है मुझे। कहां से आना हुआ सर? मैं शिमला से आया। शिमला से आए? हाँ, शिमला वाला लग रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम शिमला से हैं। आपने एक टाई भी पहन रखी है, सूट भी पहन रखा है, मुझे अच्छा लगा देख के। जी, क्या नाम है साहब? संजीव सुंटा। संजीव सुंटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? मोबाइल की वो लाइट बंद कर लीजिए अब जी। हाँ, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिएगा। मुझे आपका शो में आने का सौभाग्य मिला और आज मैं गदगद हो गया, मुझे बड़ी बेहद खुशी हुई यहाँ आके आपके पास। अच्छा क्या लगा आपको? यहाँ पे संजीव जी बैठे हैं, बीजेपी वाले बैठे हैं, तमाम सारे लोग बैठे हैं, तो आपको अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? सबसे बड़ी मुझे मैं अच्छा लगता हूँ। सबसे बड़ी मुझे आपका स्टाइल, हर आदमी के पास आप बड़े खुशी से जाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। यही होना चाहिए, होना यही चाहिए कि छोटा सा बच्चा भी आए और एक स्मृति लेके जाए कि हाँ ऐसा एक शो हुआ था या मैं गई थी वहां पे, और मैं इस तरह से नए साल में रेनडियर और इन तमाम सारे चीजों के बन के गई थी। ये कोई नई अच्छी और सुखद स्मृति जब होती है आपके पास तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जितनी परेशानी में हो, लेकिन आपको जो देखने आ रहे हैं, जो आपका शो में शरीक हो रहे हैं, हरनाम जी बहुत बहुत शुक्रिया, तो जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। कहां से आप लोग आए? हम लोग गुड़गांव। गुड़गांव से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रक्षा। रक्षा, और आपका? हर्ष। हर्ष, मैं जरूर बात करूंगा आपसे। और इनका नाम क्या है? बहुत अच्छी लग रही है ये। प्रीशा बोलो। नहीं, आप ही बता दीजिए। प्रीशा। प्रीशा, वाह, बहुत अच्छा बात है। कहां से आए आप लोग? महिपालपुर। महिपालपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूं, बीच में आप लोग हाथ जी, इनसे बोलना है, इनसे पूछना है। कहां से आना हुआ साहब? जन्नत कश्मीर से। हाँ, जन्नत कश्मीर से। मैंने देख लिया था, नाक से ही पहचान लिया था आपको, मैंने नाक से ही पहचान लिया था कि ये कश्मीर से ही है। मैं तो जैसे ही देखा मैंने आपको ना, मेरे पैर यक बयक आपकी तरफ चल पड़े। मैंने कहा ये है कश्मीर से ही। कश्मीर में कहां से हैं? शोपियान से। शोपियान से, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हर बार आते हैं, इस बार भी आए हैं या कुछ लेके भी आए हैं? सेब लेके आए सर। बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत है और बातचीत के सिलसिले में आपसे जुड़ेंगे। आप कहां से हैं? रामपुर। रामपुर से, ओह, जिम कॉर्बेट के बगल में जी। और आप? नोएडा। नोएडा से, बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, विमल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजेश पासवान जी, आप प्रोफेसर हैं, जेएनयू से आते हैं, दलित विचारक हैं और जो अंबेडकर पे चर्चा चल रही पूरे देश भर में, तमाम सारा जो है उसी पर इनका शोध भी है, उस समाज से भी आते हैं और बड़ा चिंतनशील व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने आज खास तौर से प्रोग्राम में आते रहते हैं, वैसे भी आते रहते हैं हमारे शो में, तो आज आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। तमाम सारी चर्चा है, दिल्ली में चुनाव भी हैं और इस बार तो ये है कि कुछ घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हुई हैं। बोला जो कुछ हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से योजना बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा अगर कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहता है तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
छात्रवृत्तियां, उनके उसके योगदान को जो उन्होंने समाज में समरसता का दिया है, उन्हीं के नाम पर हम ये योजना प्रारंभ कर रहे हैं। और उस छात्र की जो भी छात्रवृत्ति है या जानो जो भी फीस है, हम लोग भरने का काम करेंगे। तो ये तो घोषणा इधर से हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया और वो बयान आम आदमी पार्टी के लिए था। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कितने वो आरक्षण और संविधान के पुरोधा हैं और कितना वो समझते हैं। ये वही तो है ना अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आरक्षण पे बोला था कि आरक्षण के विरोध में बोला था। तो ये बात थी। उधर से बीजेपी ने भी आक्रमण आम आदमी पार्टी पे ही किया है। तो दोनों ने आक्रमण आम आदमी पार्टी पे किया है। सेंटर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चर्चा का प्रारंभ करते हैं। आप सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी जी। देखिए प्रतीक जी, ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं। ये तो आपको वो कह रहे हैं। ये कैसे, मैं बताऊं आपको। ये जो कहते थे कि आर्थिक के आधार पर जो है लोगों को आरक्षण देना चाहिए, जबकि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था। बाबा साहब ने जो है संविधान के अंदर कहा है कि लोगों को सामाजिक अस्पृश्यता के आधार पर जो है, जो छुआछूत है, बराबरी होनी चाहिए। हाँ, उसके आधार पर जो है लोगों को आरक्षण देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमने एक वीडियो जारी किया है अरविंद केजरीवाल जी का। एक इनका जो है दूसरा चेहरा भी हमने दिखाया उस वीडियो के अंदर। ये कह रहे हैं कि एक बार जिसको आरक्षण मिल जाए उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। प्रतीक जी, आप दलित हैं या मैं दलित हूं, तो हमको एक बार आरक्षण मिल जाए तो हमारे बच्चे को आरक्षण नहीं मिल सकता। ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दलित विरोधी लोग हैं या आरक्षण विरोधी। पुराने पन्ने पलटे जा रहे हैं और सब लोग ये सिद्ध करने में तुले हैं कि हम सबसे करीब हैं बाबा साहब के। दलित चिंतक यहां बैठे हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में, वो धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देख के। और वो हाँ ऑफकोर्स सारे लोग ये सिद्ध करने में जुड़े हैं कि कोई छात्रवृत्ति दे रहा है, कोई पुराना उनका रिकॉर्ड निकाल के अरविंद केजरीवाल जी का दे रहा है कि देखिए आपने तो ये कहा था कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए रिजर्वेशन। आपने तो ये कहा था कि अगर किसी के घर में एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो दोबारा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अरे आपने तो ये कहा था कि अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांगर है या मजबूत है तो फिर तो उसको रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये कैसा भीमराव अंबेडकर के फॉलोवर हैं आप। अंबेडकर साहब ने तो कहा था कि सामाजिक समरसता अगर हो जाए उसी आधार पर दिया जाना चाहिए। नाउ द आम आदमी पार्टी विल डिफेंड। प्रतीक जी, हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो शिक्षा पर अपने कुल बजट का 25% खर्च करती है। ये एक पहली पार्टी है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो और देश में योगदान दे अपना। उसी की अगली कड़ी पिछले 2-3 दिनों से पूरे हिंदुस्तान में जो रार मचा हुआ है, देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, उसमें एक अगली कड़ी उन सारे दलितों को सम्मान देने की कोशिश, उनको कैसे मजबूत किया जाए। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश में कहीं भी जाना चाहते हैं, उसके सारे केवल एडमिशन। कौशिक साहब, ये तो मैंने बता दिया जी। सवाल उन्होंने रखा है, सवाल के जवाब पे आइए। मैं ऑफकोर्स हर नाम आपके पास आऊंगा। और ये कहते हैं कि हमने दलितों का अपमान किया। गुजरात में दलितों इन्होंने सवाल पूछे हैं, जैसे आपने कहा कि इन्होंने अपमान किया है, बिल्कुल उसी पे उन्होंने पूछा है कि आपसे सवाल किया है। तो सवाल पे आइए, अपमान पे। ये आप तो अपमान पे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आप सवाल आपसे किया, वो सवाल का जवाब दिया, और इनके यहां से भी वही सवाल आपसे हुआ है। दोनों ने, बीजेपी कांग्रेस दोनों अटैक कर रही है आप पे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जितने भी स्टेट हैं, सबसे ज्यादा दलितों की स्थिति वहां पे खराब है। कैसे है मैं बताता हूं। देखिए, तू इधर उधर यहां ऊपर नीचे की बात ना कर। तुम अगर ये कहते हो कि गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री ने अपमान किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा वैचारिक आधार क्या है रिजर्वेशन पे, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अंबेडकर पे चर्चा है। हरनाम की पार्टी आपसे पूछ रही है। हरनाम, ऑफ कोर्स आई आधी अधूरी बात नहीं, ये जिंदगी अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर बात पूरी नहीं कर पाएंगे आप, 2 बार मौका लिया। नाउ यू वेट, नाउ यू हैव टू वेट। देखिए, पहली बात, दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आज बाबा साहब की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है। हमें खुशी है कि कांग्रेस की वजह से इनको आज मजबूरन वश बाबा साहब का भी नाम लेना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की बात तो अगर मैं करूं, एक मिनट भाई साहब, आम आदमी की बात मैं करूं तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकार में, शीला दीक्षित सरकार ने अंबेडकर रत्न अवार्ड शुरू किया था, जो कि इनकी सरकार ने आते ही बंद कर दिया।
ये हैं आपस में ही लड़ेंगे ये। नहीं, मेरा मकसद ये है कि आपको आज सिद्ध करके दिखाना कि अंबेडकर जी का पक्का भक्त कौन है। नाउ संजीव जी विल कम, नो बीजेपी विल वेट। जिस आरक्षण के हिमायती ये बन रहे हैं, जिस समय आरक्षण लागू किया जा रहा था, पटना के चौराहे पर सारे आरएसएस वाले पुतला जला रहे थे। ये आरक्षण के विरोधी वाले लोग, और ये आज आरक्षण के सपोर्ट में खड़े हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि दिल की बात जो थी वो संसद में जुबां पे आ गई। हमने सम्मान किया है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दे रहे हैं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। संजीव जी, किसी जमाने में आप रस्सी के इस तरफ खड़े होते थे, याद है वो समय, इसी शो में? तब आप बिल्कुल सीधा सपाट जवाब देते थे। जब आप देने लगे तो फिर सेंटर में आ गए, लेकिन अब आप फिर वही घुमा फिरा रहे हैं। बताइए, जो सवाल पूछा मैं सवाल फिर से दोहरा, और आपने अपमान किया है, यह सवाल आपसे है। आपसे भी सवाल है कि आपने अपमान किया है, और आपसे सवाल यह है कि आप कितने बड़े भक्त हैं, यह सिद्ध करिए। हाँ जी, रुकिए संजीव, बहस होने दीजिए। प्रतीक जी, चोर चोर मौसेरे भाई, अभी तो आपने देखा था। कौन दो चोर? दोनों चोर। लोकसभा के अंदर बताइए, जवाब तो देंगे। मैं बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल थोड़े संयम भाषा में खड़े रहिए, बिल्कुल संयम से। देखिए, लोकसभा के अंदर ये एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के हाथ में चौलिया खेल रहे थे ना, अभी जो है एक दूसरे के जो है अलग हो गए। दूसरी बात, पहले मैं आऊंगा इन्होंने तो जो है सवाल पूछिए, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अभी तो इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सवाल था? सवाल ये था कि ये कहते थे कि आर्थिक आधार पर जो है लोगों को जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए, जबकि बाबा साहब ने ये नहीं कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक सांप्रदायिकता के आधार पर सामाजिक अस्पृश्यता, छुआछूत के भेदभाव को हटाएं, उसके आधार पर सामाजिक समरसता बने। हाँ, बनना चाहिए। हाँ। अब दूसरी बात, कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम अंबेडकर जी के बहुत बड़े हितैषी हैं। अरे एक बात बताइए, 1952 में नेहरू जी जो है, जब भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़े थे मुंबई से, तो नेहरू जी जो है उनके विपक्ष में जाकर लोगों से वोट मांगे थे। 1954 में जब जो है वो भंडारा से जो है चुनाव लड़े थे, तो नेहरू जी उनके विपक्ष में जाकर वोट मांगे थे। इसके बाद मैं बता दूं, ये 43 साल तक इन्होंने सम्मान नहीं दिया। इन्होंने जो है भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। विमल जी, ये पिछले 4 दिन से ये बात चल रही है। नई बात तो ये आई है कि ये ठीक चल रहा है ना, डिबेट सही चल रही है, मन लग रहा है। नहीं तो बंद करके दूसरी तरफ चले जाएं। 2 मिनट लगेगा, पूछने लगे आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? शिमला से। शिमला, क्या नाम है आपका? सुनीता कुमार। सुनीता जी, कैसे दिल्ली कैसे आना हुआ? बहुत अच्छा लगा। हम घूमने फिरने आए थे अपने बेटे के पास। कहाँ उलझ गए इस चक्कर में आके हैं? अच्छा, घूमने पकने आए तो रुकिए 2 मिनट, बेटे से मिलने आई थी। चलो, चुनाव है, मैं कहा यहाँ पे थोड़ा सा इसका अंदाज भी देख लेते हैं। हाँ, अंदाज देखो थोड़ा सा, और जितना मन लगे उतना ही देर रहिएगा, ज्यादा देर नहीं। संजीव, हाँ नहीं, अब नहीं, दादा हर नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार बाबा साहब को केंद्र में रखकर बात करते हैं। अगर इनकी 400 सीटें आती तो ये पक्का इस संविधान को बदलते, और ये मंशा अभी अमित शाह जी ने कह दी। और बार बार जो भाजपा हम पर आरोप लगाती है कि बाबा साहब को हमने चुनावों के बाहर खड़ा करा। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के केवल इकलौते मेंबर थे 299 में संविधान सभा में, और नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उनको ससम्मान, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया और उनसे संविधान की रचना करवाई। और बाबा साहब के नाम सबसे पहले उन्हीं को चुना गया था 296 में, 96 में, 296 में सबसे पहले बाबा साहब को ही चुना गया था, क्योंकि अगर सम्मान था, सबसे पढ़े लिखे थे, सब, एक मिनट विमल, सबसे योग्य थे, तो क्या सबसे पहले उनका चुनाव हुआ था? ये मुझे बताइए। देखिए, मैं बताता हूं कि इसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कुछ लोग थे, कुछ नॉन कांग्रेस के लोग थे। इधर उधर की बात ना करो, हर नाम बात कर रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने देश को स्वाधीनता आंदोलन से आजाद कराया। हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कांग्रेस की वजह से आज ये दिन हम देख रहे हैं, लेकिन हम आज तो बाबा जी पे बात कर रहे हैं। तो मैं बाबा जी पे बात कर रहे, तो मैं पूछना चाहता हूं 296 में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हुआ था या नहीं? मैं इसका जवाब देखिए, मैं आप देंगे कैसे, जब मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं? सर, मैं बताता हूं, कुछ लोग इसमें लगभग 20 के करीब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग थे, 22 या 23 लोग जो नॉन कांग्रेस के लोग थे वो इसमें थे, और तमाम लोग कांग्रेस के थे। उस सबके बावजूद भी
बाबा साहब जब अकेले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने ही उनको उनकी योग्यता के आधार पर नुमाइंदगी करने के लिए उस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया और उनके द्वारा रचित संविधान को अंगीकृत कर देश में लागू किया और आज भी उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। राइट रुको संजीव। हाँ, अभी संविधान सभा की बात कर रहे थे, जैसे राहुल गांधी को गिनती नहीं आती, इनको भी नहीं आती है। अरे 296 व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। ये डिबेट है और इसको डिबेट के तरह पालन करिए जी। 296 लोग जो है उस संविधान सभा के कमेटी के सदस्य थे, जिसमें अंबेडकर जी का नाम ही नहीं था। अंबेडकर जी ने विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जी ने विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि अगर संविधान सभा में अगर मेरा नाम नहीं जोड़ोगे तो हम राजनीतिक जो है मुद्दों पे, इस पे जो हम बहस करेंगे, हम इसको जो है लेकर गलियारों तक पहुंचेंगे। उसके बाद जो है एम.आर. जयकर, उनको हटाकर उसके बाद जो है जयकर साहब ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद अंबेडकर जी को राइट सवाल का जवाब था जी। जनाब संजीव जी, सवाल वहीं खड़ा है, बहस कहीं नहीं गई है, वहीं पे है जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था। बढ़िएगा ना दाएं बाएं। ये दोनों सम्मान के आंकड़े गुलाबी दिखा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। दलितों की स्थिति क्या है? हम थे सत्ता में, यही दोनों थे ना। हाँ। क्या किया इन लोगों ने? सवाल किससे पूछी जाए? हमसे पूछा जाएगा? नहीं बिल्कुल हम जो कर रहे हैं वो आप तो सिर्फ मलाई चाटो। हम कर रहे हैं, हाँ। डंके की चोट पे कर रहे हैं, हाँ। शिक्षा के लिए कर रहे हैं, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। तो आज भी हमने घोषणा की है और लगातार घोषणा कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये दोनों, इन दोनों ने देश के दलितों को हाशिए पे धकेल के रखने का प्रयास किया है और रखा है। दोनों ने, ये दोनों साथ सत्ता में रहने वाले। आज बहस बढ़िया है, बहस आज बड़ी उम्दा है कि कौन कहां पे कितने पानी। हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी, कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी। आज बाबा साहब पे ही बात होगी। दलित चिंतक को बुलाऊंगा मैं पाठक जी तो थोड़ा रुकिएगा, पाठक जी आज वेट करेंगे। पासवान साहब प्लीज, कौन सा समाज वो बनाना चाहते थे, कैसा समाज की कल्पना वो देख रहे थे? चर्चा तो हुई आम, कम से कम मैं तो इस बात पे हूं कि चर्चा तो हो रही है। अरे हम जैसे लोग भी तो चर्चा में उतर आए ना। तो मैं जानना चाहता हूं कैसे समाज की कल्पना थी उनकी और वो समाज वो कैसा बनाना चाहते थे, ये जानना चाहते हैं लोग। और ये मौका है बताने का। नहीं, आपने बहुत सही कहा कि किसी बहाने चर्चा हो रही है और इस देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर को ठीक से न पढ़ा गया न समझा गया। ये हम बुद्धिजीवियों का दुर्भाग्य है। दूसरी बात, दो मुहावरे में कहना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे प्रोफेसर साहब के लिए। हाँ जी। एक तो मुहावरा है कि ढेर जोगी मठ के उजार। अच्छा, ढेर जोगी मठ के उजियार। और दूसरा यह है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। ये वाला तो समझ में आ गया है कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। प्रोफेसर साहब ने कोट किया तो इसका मतलब कोई होगा, दोनों ही बताएंगे पासवान साहब जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे शुभचिंतक हैं बाबा साहब के, हाँ। इसके बाद भी समस्याएं बद से बदतर होती जा रही हैं। तो फिर कुछ न कुछ तो वजह है। शुभचिंता में कहीं ना कहीं झोल है। मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी वह है जो व्यक्ति पूजा नहीं बल्कि विचारों की और देश की पूजा करता है। डॉक्टर अम्बेडकर खुद व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे। अपने विचारों, ऐसे विचार को बनाना चाहते हैं जिससे देश की समृद्धि हो। मैं डॉक्टर साहब मैं बस सिर्फ इतना कह सकता हूँ प्रोफेसर साहब, ये देश मूर्ति पूजा का है, उसे कल्पना करता है। तो अगर मूर्ति बन जाती है तो अच्छा ही है। हालांकि अमूर्त जो है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना वो आध्यात्म की सर्वोच्च शिखर है, लेकिन वो मूर्ति बन जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं। मूर्ति एक कबीरदास का एक भजन है, हाँ। भूखे भजन हो ही गोपाला। मैं मानता हूँ, आई एग्री। भूख अगर महत्वपूर्ण है हाँ। तो भजन को सेकेंडरी रखना पड़ेगा, I agree. आध्यात्म को सेकेंडरी रखना पड़ेगा। जी। दूसरी बात देखिए, देश का शैक्षणिक विकास हो, हाँ। देश का आर्थिक विकास हो, हाँ। हाशिए पे रहने वाले लोगों के लिए भी बात कही जाए, जनादेश का सम्मान हो, यह डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा नजरिया है। लेकिन राजनीतिक अखाड़े में अब क्या हो रहा है ये मुझे बताइए, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में, जनता की तरफ बढ़ूं मैं। राजनीतिक भक्त के बारे में मेरे एक दोस्त कहते हैं कि जब राजनीतिक भक्त आपके सामने हो तो आपको गांधी जी का बंदर हो जाना चाहिए। जब राजनीति के अखाड़े में आप हो तो आपको फिर गांधी जी का बंदर हो जाना चाहिए। वो तीनों बंदर कहां है? एक आंख, कान, तो गांधी जी का बंदर हो जाना चाहिए जी। एकदम से अभी आए हो कैसे डिबेट में, तुम्हें कुछ तार नियम पता है? क्या पता है? देखते हुए आ रहा हूं मैं। कहां से देखते आ रहे? ऊपर देख रहा हूं। मैं तो भूल ही गया। जब मैंने शुरू की थी डिबेट
तो मैं डिजिटल एज में नहीं था, लेकिन आज तो आप डिजिटल एज में हैं। जी वही तो ना, ये 21वीं सदी का आचार संक्रांति का देश है, ये संचार क्रांति का देश है। आज के टाइम पर सब कुछ पता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये जनता है साहब, इसे गुमराह नहीं कर सकते। ये पब्लिक है, सब जानती है, आप इसे गुमराह नहीं कर सकते। और मैं आम आदमी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता से, कि आप कह रहे थे कि दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आप बताइए दिल्ली में कितने दलित परिवार को आपने मकान बना करके दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना से? यही समाधि ले लूंगा, चलिए उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश में मैं दिखाता हूं दलित परिवार के घर में घर बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना से मोदी सरकार ने चाबी दे दी है। उनकी जिंदगी आज हरी भरी हुई है तो सिर्फ मोदी सरकार में हुई है। एक बात और कहना चाहता हूं, ये लोग आए दिन दलित के नाम का व्यापार करते हैं, लेकिन दलितों को उठाने वाला काम नहीं किया। आज जब उस गरीब परिवार, उस दलित परिवार को प्रधानमंत्री के अन्य योजना से उसको राशन मिल रहा है, जो कह रहे भीख मिल रही है। ये कितने बड़े विरोधी हैं। और वही दलित परिवार राशन मिले रहा है, उसका बच्चा पढ़ भी रहा है और मजदूरी भी कर रहा है, कमा भी रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो ये लोग उसको भिखारी बना दे रहे हैं। अरे गजब है भाई। ये ऑटो वाले भैया हैं, संजीव का नंबर है, संजीव का नंबर। जी संजीव, आम आदमी पार्टी। अरे तुम क्या सुन रही हो, कुछ समझ में आ रहा है? बढ़िया किया तुमने, ये गांधी जी का एक बंदर बन गई तुम। ये जो गांधी जी का एक बंदर है ना, काम, हाँ, अम्बेडकर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज उस पर राजनीति की जा रही है, ये मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शकील अहमद उर्फ सुशील है। शकील भाई, आपने इस बड़ी सभा में, इसी बड़ी सभा में आपने एक बात कही, और ये पॉइंट शकील भाई बिल्कुल जायज है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितना, मैंने इसलिए प्रोफेसर को बुलाया आज, वो बताते रहेंगे बीच बीच में। उन्होंने कहा ना कि मूर्ति बजाने से पहले पेट की भूख मिटाना जरूरी है, और ये सिद्धांत बाड़ा की आ रहा हूं, चिंता ना करो। एक पार्टी है जो गरीबों के बारे में सोचती है, उसके बिजली के बारे में सोचती है, पानी के बारे में सोचती है, पढ़ाई के बारे में सोचती है, उसके घर के बारे में सोचती है। सुन लीजिए, पर चिल्लाइए नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी भी है जिसके मुखिया बड़े बड़े अपने उद्योगपतियों के साथ हवाई जहाज में जाते हैं सफर, और श्रीलंका में जाकर डील करके आते हैं। वो बीच में बिचौलिए के जैसे काम करते हैं, और एक ही व्यक्ति को वो रेल दे देते हैं, ट्रेन दे देते हैं, प्लेन दे देते हैं, जमीन दे देते हैं, आसमान दे देते हैं, नीचे दे देते हैं, कोयला दे देते हैं, सब दे देते हैं। ये मुद्दा क्या था और कहां पहुंच गए, इसे कहते हैं गिरगिट दिल्ली वालों। मुद्दा क्या था और घुमा के कहां ले गए? नहीं, बात आज सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर होगी। दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, भीमराव अंबेडकर पे ही बात होगी। भारत रत्न भीमराव जी। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं आपसे। हाँ जी, देखिए, एक चीज तो यहाँ पे अगर हम लोग देख ले अंबेडकर के उस समय के तमाम घटनाओं से, संविधान सभा की चीजों को लेके जितने भी प्रमाण देखें, देखिए भारतीय जनता पार्टी या उनकी पूर्ववर्ती संगठन या फिर उनका मदर संगठन जो है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तमाम आज दावे कर ले, लेकिन उनका इतिहास अंबेडकर के साथ बिल्कुल तनावपूर्ण दिखता है। वो जितना ही हमें लग रहा है कि अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया, सदन के भीतर जो भाषण दिया है उन्होंने, उससे कहीं न कहीं जो डिबेट चल रहा है, जो आप कह रहे हैं कि अभी हम लोग उनके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, आज ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ना तो अतीत ना तो वर्तमान, वो कहीं से अंबेडकर के लिए श्रेय ले सकते हैं। दूसरे पार्टियों के लिए तमाम रास्ते श्रेय लेने के लिए। सर क्यों भाई, समता दिवस इन्होंने कहा कि संविधान दिवस, आप देखिए बड़ी अच्छी बात हुई कि अब ये देखिए, ये अब जो भारतीय जनता पार्टी इन चीजों का श्रेय ले रही है। जब मैं देख रहा था कि उस समय जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और अलग अलग जगह पे बड़े विशाल जो है कि पार्क बन रहे थे, अंबेडकर जी के अलग अलग स्मृति स्थल बन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जम का विरोध कर रही थी कि पैसा कहां लगाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी वही श्रेय ले रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ये। और दूसरी चीज, मैं आपके कार्यक्रम में आता हूं सर, हम लोगों में बहुत सारे मुद्दे पे कितने मतभेद होते हैं, बहुत सारे असहमति होते हैं, अधिकांश मुद्दों पे हम लोग असहमत होते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी आप मुझे दिल से प्यार करते हैं और मैं आपको दिल से प्यार करता हूं। यही रिश्ते थे जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच के रिश्ते थे, ये रिश्ते उसी रूप में थे। मैं कहीं से भी गलत नहीं है ये। देखिए, अगर अरे बाप रे बाप, तुम तो लग रहा था वहीं पे आ जाओगे, उधर ही आ जाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? शांभवी। क्या कर रही हैं आप? इंजीनियरिंग करके जॉब कर रही हैं। जैसे ही इन्होंने, मैं दोनों को भगा दूंगा इस डिबेट से, दोनों को भगाऊंगा।
यहां से एक बात बता दूं तुमने, ये वायरल होने की जगह नहीं है। और अगर तुम्हें समय डिबेट में नहीं आता समझ में तो मना आना अगले बार से डिबेट में। शांभवी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रही हैं। इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि नेहरू और अंबेडकर में बड़े अच्छे संबंध थे, बड़े अच्छे रिलेशन थे। यहां से आवाज आई झूठ झूठ झूठ। क्यों? अच्छे तो थे रिलेशन थे ही नहीं थे क्या? तुम बताओ। नहीं पता। तो फिर तुमने क्यों बोला झूठ? क्यों बोला झूठ? फिर तुमने नहीं बोला? अच्छा तो हो सकता मैंने सुना हो। फिर किसने बोला था इधर? किधर बोला? हाँ जी आपने बोला? किसने बोला था? किसी ने नहीं बोला। जी जी ऑफकोर्स नो राहुल विल कंटिन्यू। मैं खाली कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने बड़ा एक अच्छा काम किया। विदेश मंत्रालय पे अंबेडकर जी के तमाम जो संकलन है वो संकलन वहां पे उपस्थित मौजूद है सर। अभी विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पे संकलन के भाग 15 पेज नंबर 84-85। ये किसने किया काम? ये वर्तमान सरकार ने किया है सर। इनको मैं श्रेय देता हूं। बोला करो फिर। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेके कह रहा हूँ। हाँ। और वहां पे मैं देख के आया सदन के भीतर एक चिट्ठी का तो वर्णन हुआ है कि जो उसमें बंगाल के, लेकिन वो चिट्ठी नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। वजह वाली चिट्ठी नहीं है, लेकिन वो वजह वाली चिट्ठी के कहीं कहीं उद्धरण जो है मौजूद है। मैं कह रहा हूं कि जब अंबेडकर साहब ने इस्तीफा दिया 17 सितंबर 1951 को उन्होंने इस्तीफा दिया है। जिस दिन इस्तीफा दिया उसी समय नेहरू जी ने उसी दिन उनको पत्र लिखा। और पत्र उसमें जो मुख्य कारण था वो हिंदू कोड बिल को उस सेशन में पारित न करा पाने का कारण था। अमित शाह जी अगर सदन के भीतर इस मूल कारण को भी रख देते, वो 370 पे चले गए, वो दूसरे जगह विदेश नीति का मामलों पर चले गए, लेकिन इस मामले पे नहीं रहे। आप भी तो चले गए। मुझे एक बात बताइए राहुल जी, इतने दिनों से यह सवाल पूछा जा रहा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं। आज की मौजूदा समय में राजनीति में किसी की मजाल है कि अंबेडकर जी का अपमान कर दे? बताइए, किसी की मजाल है? बताइए, कोई भी व्यक्ति, चुपचाप रहना, कोई भी व्यक्ति आज की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में कर सकता है अपमान? मुझे सवाल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जब यहां होड़ ये है कि मेरा दूध जो है गाय का, शुद्ध गाय का दूध है, जब होड़ ये हो तो कोई अपमान करेगा? राहुल जी मुझे बताइए। का समय लूंगा क्योंकि उस दिन मैंने गृह मंत्री जी के पूरे 1.5 घंटे का पूरा भाषण मैंने सुना था सर। लेकिन जब ये वो पंक्तियां अचानक से शुरू होती है तो वो उन पंक्तियों के बिना भी अपनी बात रख सकते थे। तो गृह मंत्री से कहीं कहीं हमें लग रहा है कि वो दिल की बात जो है मुंह पे आई। क्योंकि अगर मैं पूर्व में कहूं कि माननीय गृह मंत्री राहुल मुझे लग रहा था कि आप अनबायस्ड होकर बात कहेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि उन 1.5 घंटे में क्या बाकी हिस्से में आपको कोई ऐसी चीज थी जो अपमानित लग रही थी? देखिए, वो गृह मंत्री वो कांग्रेस के ऊपर हमला ठीक कांग्रेस राइट राहुल ठीक है। देखिए प्रतीक जी, राहुल गांधी जी ने एक चिट्ठी का जो है वर्णन किया है। मैं भी एक चिट्ठी का वर्णन कर दे रहा हूं। देखिए ये चिट्ठी है कंप्लीट वर्षा ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37 के बीच में। अरविंद उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि हम जीत के, उन्होंने चिट्ठी लिखा था लखनऊ से 16 जनवरी 1952 में। और उन्होंने चिट्ठी किसको लिखा था? एडविना माउंट ब्रिटेन को। और उसमें लिखा, उन्होंने कहा भी था कि हम जीत गए, इससे हम खुशी है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी है कि अम्बेडकर जी चुनाव हार गए। तो जो अम्बेडकर जी के चुनाव हारने पे खुशी जता रहे हैं वो कांग्रेसी अम्बेडकर जी की बात करेंगे। दूसरी बात, नेहरू जी को जो है भारत रत्न मिला जब वो जीवित थे। इंदिरा गांधी जी को जो है भारत रत्न मिला जब वो जीवित थी, खुद ले लिया। इसके बाद लेकिन अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। 43 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी समर्पित जो है सरकार थी, वीपी सिंह जी राइट। देखिए, बाबा साहब के जो संविधान के माध्यम से उन्होंने वंचित तबके को, डिप्राइव्ड कम्युनिटी को आरक्षण की बैसाखी के सहारे आगे लाने का काम किया। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लेटरल एंट्री लाकर उस आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। आरक्षण को बैसाखी, रुको भाई पाठक जी डिबेट सुना करो। आरक्षण को बैसाखी बता रहे हो गुरु? बिल्कुल आरक्षण एक ऐसा माध्यम था कि जब जो मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उनको कुछ समय तक आगे लाया जाए। लेकिन जब 2 करोड़ अगर वो बैसाखी है, मेरे भाई, तुम अगर शब्द बैसाखी यूज करोगे तो मैं तो लिंग्विस्टिक का आदमी हूं, तो मैं पूछूंगा तुमसे जरूर, भाषा की बात है। तो बैसाखी व्यक्ति जब चलने लगेगा तो बैसाखी हटा देनी चाहिए फिर, कि नहीं? सुनिए, जब एक व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति है और जब तक उसको खाने की 2 रोटी फालतू दी जाए, जब तक वो तगड़ा ना हो जाए, ये आरक्षण का मूल कॉन्सेप्ट था। और उसके माध्यम से उनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी। 2 करोड़ रोजगार नौकरी देने वाले आज लेटर एंट्री लाकर, ठेकेदारी प्रथा लाकर दलितों वंचितों का हक मार रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं। और दूसरे मेरे आम आदमी पार्टी के साथी, इन्होंने भी यहां फैलो लगाकर
आरक्षण के माध्यम से जो नौकरियां देनी थी वो इन्होंने फेलो लगाकर आरक्षण को यहां पर मूलतः पूरी तरह समाप्त किया दिल्ली की सरकार ने, और केवल 429 नौकरियां सरकारी दिल्ली सरकार ने 10 साल में निकाली है। 429 नौकरी, 429 नौकरी, 429 नौकरी। आगे से 2 करोड़ की बात न करना, तुम बता दे रहे हैं। कुल जो 429 नौकरियां निकालते हैं सरकारी, और वो पूछ रहे हैं हिसाब 2 करोड़ का। 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? मुझे भी इतना जानकारी है? इतना जानकारी। लिखो यहाँ पे बैठ कर, देखो 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। आया लो जी। 7 दशक से ये चिट्ठी दोनों खेल रहे हैं। ये 7 दशकों में दलितों की स्थिति क्या है देश को बताएंगे, ये बताएंगे कि स्थिति क्या है। आप दोनों उसकी चिट्ठी, ये आंकड़ा, वो आंकड़ा, क्या किया आपने? तिमारपुर की चुक्की में दलित परिवार रहता है, कितने आवास योजना बना करके दिया आपने? बताइए। आप दलितों की बात करते हैं। यूपी में ना चलो, आप योगी जी के बारे में बता दो। यूपी में ना चलो। कह रहा हूँ, चलिए उत्तर प्रदेश में दलित परिवार को घर भी मिला है, राशन भी मिल रहा है, और स्प्लेंडर प्लस पर चल भी रहा है। मैंने कुछ नहीं सुना है इस पर, ना मैंने राशन सुना, ना मैंने दाना सुना, ना मैंने पानी सुना, ना मैंने मकान सुना। मैंने तो सिर्फ सुना कि स्प्लेंडर पे चल रहा है। दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि तुम्हारा ही तो समाज है ना जिसपे घोड़ी पे बैठने पे तुम्हारा ऐतराज हो जाता है, तो स्प्लेंडर पे चल रहा है तो मुझे खुशी हुई। वो तमाम सारे लोग जो ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ब्रेक के बाद शरीक हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खैर मकदम करता हूं और बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। ब्रेक पे जब मैं गया तो ऑटो वाले भैया पता नहीं है या चले गए, उन्होंने मुझसे एक बात बोली। अब हमसे क्या बोली, सामने बोली कि अनाज भी मिल रहा है दलित परिवार को, यानी सबको मिल रहा है, तो दलित परिवार को भी मिल रहा है, और मकान भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है तो दलित को भी मिल रहा है। लेकिन एक बात मैंने सिर्फ पकड़ी, और वो ये कि उन्होंने कहा कि अब वो स्प्लेंडर से भी चल रहा है। मेरे लिए खुशी की बात, जो शख्स यहां पर इस पर शो करे कि घोड़ी चढ़ना से उतार दिया जाए, उसके लिए ये यहां पे एक संकेत है। मैं तो सिर्फ संकेतों पे चलता हूं। ये देश अगर 2047 का एक संपन्न और समृद्ध देश की कल्पना करता है, तो उस कल्पना में ये सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण शब्द हम इस्तेमाल करें, थोड़ा कठिन शब्द है हिंदी का, लेकिन मतलब ये कि संपूर्ण, सबका, पूरा, उसमें वो भी शामिल हैं, चाहे वो अकलियत हो, चाहे बहुसंख्यक हो, और चाहे बहुसंख्यक में खांचे हों बहुत से, उन सबका सामूहिक रूप से जब एक साथ खड़े होंगे, एक जगह खड़े होंगे, तब बात बनेगी। अन्यथा बात नहीं बनेगी। आधा उधर भाग रहा है, आधा उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, तो आप 2047 का जो संपन्न भारत का या राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, वो इतनी जल्दी नहीं पूरा होगा। उसमें बहुत सारे खांचे नजर आएंगे। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मैं पासवान साहब से एक लूंगा रिमार्क, उसके बाद आगे प्रोफेसर जैनू से हैं जी। पाठक जी, मैं पाठक जी का पहले जी। हाँ जी, आपकी बात सही है, और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ भी जो 3000 साल की दास्तां थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म नहीं हुई है, कम हो रही है। और इन्हें बहुत सही कहा स्प्लेंडर वाली बात। 91 के दौर में एक गाना चलता था कि चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे दुल्हनिया धोबिनिया, हाय मेरे रामा बदल गई दुनिया। दुनिया बदल रही है, दलितों में भी परिवर्तन आ रहा है, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवर्तन आ रहा है, और ये मजबूत सामाजिक स्थिति का संकेत है। लेकिन जहां जहां भी कुछ लेखना रह गया है, उसको भी दूर करने की जरूरत है, और यह संवाद धर्मिता से ही होगा, यह विवाद से नहीं होगा। जब हम और आप खुल के बात करेंगे, जब हम आप कहेंगे कि नहीं, हम नाराजगी से नहीं, नाराजगी तो इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, बराबर बराबर बात होगी, क्योंकि सब बराबर बराबर हिस्से में हैं। पाठक जी क्या बात नहीं आई, क्योंकि बराबर हिस्सा नहीं हुआ है। पाठक जी रह गए हैं बोलने के लिए। जी जनाब। प्रतीक जी, अभी आपने बोला कि सर्वांगीण विकास, इसी सर्वांगीण विकास के लिए मैं कहता हूं कांग्रेस 100 चूहे खा के हज करने की बात जो करती है, आप याद करिए मोदी जी का सबसे जो सर्वांगीण विकास का एक जो था, वो जो इज्जत घर, सबका साथ सबका विकास तो है ही, लेकिन जो इज्जत घर, उन दलित महिलाओं से जाके पूछिए जो सुबह में रोड के किनारे बैठती थी और जो मनचले जाके टॉर्च मारते थे या गाड़ी की लाइट से ये करते थे, उसके बारे में इन लोगों को कोई नहीं कहना है। जो इतना बड़ा उन्होंने दिया, इतने बड़े
शौचालय पाठक करवाए। जी, ये बात जो है आपने जो पॉइंट आउट करी, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बड़ी है, बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। कांग्रेस को दूंगा हरनाम जी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार संविधान को तार तार करने का काम करती है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करती है, संविधान को बदलने का काम करती है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का काम करती है, और देश की सबसे बड़ी महापंचायत में भी हमारे विपक्ष के नेता को, सांसदों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। यही तो बाबा साहब का सपना था कि वंचितों की आवाजों को आगे लाने के लिए देश की महापंचायत में लाए, और आज उसी संसद मैं आपसे एक बात कहता हूं, उस महापंचायत में एक सबके पास वहां पर जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी जो हैं, उस मसले को पूरी तरह से देखेंगे और न्याय होगा। हम तो यहां ये बात करें कि समाज के जो पायदान हैं उन पे कैसे दुरुस्त करें। वेरी क्विक, वो कुछ बोला चाचा, क्या कहना था? सर, हमारे यहाँ हरियाणा में शोक लहर है। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया, और वो हमारे यहाँ ताऊ देवीलाल जी की पेंशन स्कीम जो थी वो उन्होंने शुरू करवाई थी जी। मैं उस शोक, बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे लोग शरीक हैं, हम उन सारे लोग उन बड़े नेता के प्रति यहाँ पर शोक संवेदना देते हैं। जी जनाब। प्रतीक जी संविधान की बात ये कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया, आपातकाल लगा दिए, 132 बार जो है 356 धारा का अवहेलना किए हैं, ये संविधान की क्या बात करेंगे। दूसरी चीज, ये आम आदमी पार्टी वाले लोग बात करेंगे जो बच्चों की कसम झूठा खाते हैं। इसी दिल्ली के अंदर ये कहते थे 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए जो है कॉलेज बनाएंगे, 100 नए अस्पताल बनाएंगे।